रॉबर्ट फ्रॉस्ट नाम के एक कवि हैं। उन कवि की एक कविता है द रोड नॉट टेकन। उसी से मिलता जुलता है हमारा आज का टाइटल, द रोड टेकन। अब देखो थोड़ा सा, अब अगर आपको उस कविता के बारे में पता होता ना तो पढ़ने में थोड़ा मजा आता है कि अच्छा अच्छा वो कविता है द रोड नॉट टेकन और यहाँ टाइटल दिया गया है द रोड टेकन। लेकिन यहाँ क्या बात की गई है वो बात हम समझ लेते हैं कि सलेम तमिलनाडु में पड़ता है। एक प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा है, यानी कि एक हाईवे निर्मित करने की बात चल रही है कि सलेम से चेन्नई को जोड़ते हुए एक हाईवे बनाया जाए। लेकिन वहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं वे इस हाईवे का लगातार विरोध कर रहे हैं या विरोध कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इस हाईवे को निर्मित करने के लिए काफ़ी सारी कृषि भूमि, एग्रीकल्चरल लैंड जो है ना, वह सरकार अधिग्रहित करेगी, है ना। वो मतलब इस ये जो हाईवे बनेगा, इस हाईवे के दौरान काफ़ी सारी एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हाईवे बनाने के लिए एग्रीकल्चरल लैंड को सरकार को अधिग्रहित करना पड़ेगा। तो इसलिए इसका बार बार विरोध किया जा रहा था कई जगह। लेकिन क्या हुआ है कि फाइनली इस सलेम हाईवे को फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि भाई सलेम हाईवे प्रोजेक्ट को सरकार जो है आगे बढ़ा सकती है। इसी संबंध में इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं द रोड टेकन, कि भाई फाइनली ये जो सलेम प्रोजेक्ट है इसको चुन लिया गया है। सलेम ग्रीनफील्ड हाईवे में नाउ बी अ फेट अकम्पली। इस शब्द को देखना, फेट अकम्पली। फेट अकम्पली का मतलब होता है कोई ऐसा काम जो कि हो चुका है और अब जिसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो ये जो सलेम प्रोजेक्ट का काम है, सुप्रीम कोर्ट ने जब परमिशन दे दी तो अब ये काम लगभग लगभग पक्का हो चुका है ना। ये काम फेट अकम्पली कह सकते हो आप इसे। अब इसे आप पलट नहीं सकते, अब आप इसे परिवर्तित नहीं कर सकते। तो यही एडिटोरियल कहता है कि सलेम हाईवे में शायद नाउ बी अ फेट अकम्पली आफ्टर सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट। वर्डिक्ट का मतलब होता है फैसला, कि शायद सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद में सलेम प्रोजेक्ट जो है फेट अकम्पली बन चुका है। फेट अकम्पली बन चुका है मतलब है कि ऐसा काम जो कि अब हो चुका है। कुल मिला के इस प्रोजेक्ट को परमिशन मिल चुकी है और आप इसे परिवर्तित भी नहीं कर सकते। आगे देखते हैं कि बाय अपहोल्डिंग नोटिफिकेशंस intending to acquire agricultural land for the proposed चेन्नई सलेम ग्रीनफील्ड हाईवे। देखो क्या हुआ है, बाय अपहोल्डिंग का मतलब है बरकरार रखते हुए। नोटिफिकेशन की सरकार के द्वारा सूचनाएं जो जारी की जाती है ना उनको बोलते हैं नोटिफिकेशन। कि सरकार के नोटिफिकेशंस को बरकरार रखते हुए किस बात को लेकर थे सरकार के नोटिफिकेशन? इंटेंडिंग। इंटेंडिंग का मतलब है उनका इरादा क्या था, कि सरकार के जो नोटिफिकेशन थे, इंटेंड, इंटेंड का मतलब होता है भाई आपका इरादा क्या है। तो सरकार के जो नोटिफिकेशंस थे उनका इरादा था टू अक्वायर एग्रीकल्चरल लैंड, कि भाई सरकार नोटिफिकेशंस के माध्यम से कृषि भूमि को प्राप्त करना चाहती थी सलेम प्रोजेक्ट के लिए। फॉर किस बात के लिए? फॉर द प्रोपोज्ड, प्रस्तावित चेन्नई सलेम ग्रीनफील्ड हाईवे। कि प्रस्तावित चेन्नई सलेम हाईवे जो है, इस हाईवे के लिए सरकार एग्रीकल्चरल लैंड प्राप्त करना चाहती थी। ऐसा सरकार का इरादा था। उसके लिए उस सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किए गए थे। तो उन नोटिफिकेशंस को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। द सुप्रीम कोर्ट हैज बोथ। तो उन नोटिफिकेशंस को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दो काम किए हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज बोथ, ये जो बोथ आया ना, ये आया दो काम के लिए। एक काम तो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, पेव्ड द वे फॉर कंप्लीटिंग द लैंड एक्विजिशन प्रोसेस। पेव द वे, पेव द वे का मतलब होता है मार्ग प्रशस्त करना, यानी कि सुगम बना देना। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तो क्या किया है, मार्ग प्रशस्त कर दिया है फॉर कंप्लीटिंग द लैंड एक्विजिशन प्रोसेस। देखो ये जो लिखा हुआ है ना, लैंड एक्विजिशन प्रोसेस का मतलब है भूमि अधिग्रहण करने की प्रक्रिया। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ एक बात तो ये स्पष्ट हो गई है कि भाई जो भूमि अधिग्रहित करना चाहती है ना सरकार सलेम प्रोजेक्ट के लिए, अब वो आरामी से कर सकती है। एंड सॉट, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के माध्यम से चाहा है, सॉट, सीख की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है सॉट, चाहना। टू इंश्योर, कि भाई सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि इस बात को सुनिश्चित किया जाए दैट एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, एनवायरमेंटल क्लियरेंस इसका मतलब होता है कि भाई जब भी आप कुछ इस तरह के बड़े बड़े काम करते हो ना जिनका कि दुष्प्रभाव पर्यावरण पे पड़ सकता है, तो उसके लिए आपको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना होता है कि हाँ भाई ठीक है, आप ये जो काम करने जा रहे हो इससे पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही साथ इस बात को भी कहा है कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस आर ऑब्टेन्ड, कि भाई सलेम प्रोजेक्ट के दौरान ये जो है पर्यावरण से संबंधित जो क्लियरेंस है उनको भी प्राप्त किया जाए बिफोर इट्स कंस्ट्रक्शन, निर्मित करने से पहले।
दो बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं, और साथ ही साथ ये जो सरकार के नोटिफिकेशंस हैं जमीन को अधिग्रहित करने से संबंधित, उनको सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। और ये बात भी कही है कि भाई कंस्ट्रक्शन करने से पहले क्या किया जाए कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस ली जाए। आगे देखते हैं। इट हैज रूल्ड दैट, रूल्ड का मतलब है फैसला देना, कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है दैट इट विल बी प्रीमेच्योर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह एक अपरिपक्वता की निशानी होगी, कि भाई ये काफी अपरिपक्व होगा, प्रीमेच्योर यानी अपरिपक्व, टू एक्सपेक्ट, ये उम्मीद करना काफी अपरिपक्व होगा, द अथॉरिटीज टू ऑब्टेन, the authorities to obtain environmental approvals at the stage of identifying the land linked to the proposed alignment of a highway। भाई सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये उम्मीद करना गलत होगा कि भाई जो भी अधिकारी हैं जो कि ज़मीन को अधिग्रहित करना चाहते हैं, जो कि ज़मीन को प्राप्त करना चाहते हैं, वो ज़मीन को प्राप्त करने से पहले इन्वायरमेंटल अप्रूवल के लिए अप्लाई करें। ये गलत है कि भाई पहले आप ज़मीन अधिग्रहित कर लो, इसके बाद में जब आप प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हो तो प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले आप इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लो। ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भाई ऐसा ठीक नहीं है मामला, कि अभी तो आपने ज़मीन भी अधिग्रहित नहीं की, उसके पहले ही आप इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के लिए बात करो। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपरिपक्व होगा ये उम्मीद करना कि जो भी सक्षम अधिकारी हैं, यानी कि जो सरकार है, वह इन्वायरमेंटल अप्रूवल प्राप्त करे एट द स्टेज ऑफ, किस चरण पे, ऑफ आइडेंटिफाइंग द लैंड, कि भाई अभी तो लैंड को पहचाना जा रहा है, लिंक्ड टू, ऐसी लैंड जो कि जुड़ी हुई है किस बात से, प्रोपोज्ड अलाइनमेंट ऑफ अ हाईवे, कि जो प्रस्तावित हाईवे है उससे जुड़ी हुई जो लैंड है जिसको कि अभी पहचानना है और जिसे अधिग्रहित करना है, उसे अधिग्रहित करने से पहले ही हम सरकार से या जो भी सक्षम अधिकारी हैं उनसे ये उम्मीद करें कि वे एनवायरमेंटल अप्रूवल लें, तो ये अपरिपक्व होगा। बट लेकिन वंस द लैंड वॉज नोटिफाइड फॉर एक्विजिशन, लेकिन जब एक बार, वंस द लैंड वॉज नोटिफाइड फॉर एक्विजिशन, कि भाई जब एक बार जमीन को अधिग्रहण करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, एंड सर्वेड फॉर फिजिबिलिटी, और जब एक बार जमीन का सर्वे कर लिया गया, निरीक्षण कर लिया गया फॉर फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी का मतलब होता है प्रैक्टिकल, कोई भी चीज़ प्रैक्टिकल होती है ना तो उसको बोलते हैं क्या ये चीज़ बात फिजिबल है, व्यावहारिक, कि भाई जब एक बार आपका जो प्रोजेक्ट है उसको प्रैक्टिकल तरीके से आपने क्या किया, एक तरीके से सर्वे कर लिया और आपने जमीन के अधिग्रहण के लिए क्या किया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया, तब सुप्रीम कोर्ट का कहना है दे वुड हैव टू अप्लाई, तब सरकार को या जो भी अथॉरिटीज हैं उनको अप्लाई करना होगा फॉर ऑल स्टेचुटरी क्लियरेंसेस, स्टेचुटरी यानी वैधानिक क्लियरेंस है ना। इसके बाद में कि भाई एक बार आपने नोटिफिकेशन जारी कर दिया जमीन अधिग्रहित करने के लिए, आपने अपने प्लान को प्रैक्टिकल तरीके से देख लिया, उसके बाद में आपको सभी प्रकार के कानूनी क्लियरेंस के लिए अप्लाई करना होगा। आगे देखते हैं। It would be at the stage of entertaining objections that questions such as whether the project was truly a public purpose could be dealt with। एडिटोरियल कहता है it would be at the stage of entertaining, कि ऐसा कब होगा, ध्यान देना, it would be ऐसा होगा उस चरण पर, यानी कि उस दौरान, it would be at the stage of entertaining, देखो यहाँ पे entertain करने का मतलब है विचार करना, कि भाई जो भी ऑब्जेक्शंस हैं, जो भी ऑब्जेक्शन है, जो भी आपत्तियां हैं, उन पे विचार किया जाएगा किस चरण के दौरान, कि भाई जैसे मतलब कई तरह की आपत्तियां आती हैं, कई तरह के प्रश्न हैं सालेम प्रोजेक्ट को लेके, जैसे वेदर, कि क्या द प्रोजेक्ट वाज ट्रूली अ पब्लिक पर्पस, कि ये जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है सालेम प्रोजेक्ट, क्या ये वास्तव में सार्वजनिक उद्देश्य को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है। तो इस तरह के जो प्रश्न आते हैं उनको डील किया जा सकता है, उनको टैकल किया जा सकता है। डील विथ का मतलब होता है हैंडल करना, किसी चीज़ को टैकल करना। तो ये डिटेल कहना चाह रहा है कि भाई जो ऑब्जेक्शंस आते हैं, इन ऑब्जेक्शंस पे हम विचार कर सकते हैं। ये जो भी ऑब्जेक्शन आते हैं ना, इनको हम आगे की जो प्रक्रिया है वहाँ पर हम इन ऑब्जेक्शंस को विचार कर सकते हैं। हाउएवर, हालांकि द लैंड कुड बी टेकन ओवर एंड कंस्ट्रक्शन बीगन ओनली आफ्टर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज गिव देयर क्लियरेंसेस। हालांकि इस बात को भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बरकरार रखा गया है कि भाई ये जो ज़मीन है इसे लिया जा सकता है, टेक ओवर का मतलब है ले लेना, प्राप्त कर लेना, कि भाई ज़मीन को लिया जा सकता है, कुड भी ऐसा हो सकता है कि आप ज़मीन को प्राप्त कर सकते हो, एंड कंस्ट्रक्शन बिगन, और
जो निर्माण का काम है, जो रोड निर्माण का काम है, उसकी शुरुआत की जा सकती है ओनली आफ्टर, किसके बाद, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कि भाई जो भी सक्षम अधिकारी हैं, गिव देयर क्लियरेंसेस, वे इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए सभी प्रकार के क्लियरेंस दे देते हैं, उसके बाद में ही इसको कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। अलॉन्ग विथ मेजर्स फॉर मिटिगेटिंग एंड रेमेडाइंग पॉसिबल इन्वायरमेंटल डैमेज, अलॉन्ग विथ मेजर्स, कि भाई ठीक है, सारे की सारे आपको कानूनी क्लियरेंसेस मिलने जरूरी हैं प्रोजेक्ट के लिए, साथ ही साथ उपाय, ऐसे उपाय किए जाने चाहिए जो कि कम करें, मिटिगेटिंग का मतलब है कम करने वाले, एंड रेमेडिंग का मतलब है उपचार से संबंधित, रेमेडिंग का मतलब है उपचार से संबंधित, पॉसिबल इन्वायरमेंटल डैमेज, कि भाई ये जो सलेम प्रोजेक्ट बनेगा इससे जो भी संभव पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है, जो भी पर्यावरण को डैमेज हो सकता है, उन पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करने के उपाय किए जाए हैं ना, कुछ उपचार की कुछ प्रक्रियाएं होनी चाहिए, ये सब कुछ होना चाहिए, तभी जाके आप रोड को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो सारे की सारे आपके पास कानूनी क्लियरेंसेस होने चाहिए, इसके साथ ही साथ सारे उपाय किए जाने चाहिए जिसके माध्यम से पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे। द जजमेंट ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट, देखो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले सलेम प्रोजेक्ट के संबंध में मद्रास हाई कोर्ट ने अपना फैसला दिया था, है ना। तो द जजमेंट ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट विच हैड टेकन अ न्यूएंस्ड पोजिशन, देखो न्यूएंस्ड का मतलब होता है बारीकी से विचार करना, कोई भी मैटर है, कोई भी मामला है, उस पर बारीकी से विचार करना। तो द जजमेंट ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट, की मद्रास हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था, विच हैड टेकन अ न्यूएंस्ड पोजिशन, तो मद्रास हाई कोर्ट के जजमेंट में एक बहुत ही, जो मद्रास हाई कोर्ट की जो पोजीशन थी ना, तो वो बहुत ही बारीकी से उन्होंने समझा था मद्रास हाई कोर्ट ने, इन फेवर ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एग्रीकल्चर एंड प्रेजर्वेशन ऑफ रूरल लाइवलीहुड्स। तो मद्रास हाई कोर्ट ने प्राथमिकता दी थी, इन फेवर ऑफ का मतलब है मद्रास हाई कोर्ट इस पक्ष में था, किस पक्ष में, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, पर्यावरण को संरक्षित करने के फेवर में था मद्रास हाई कोर्ट, एग्रीकल्चर जो लैंड है उसके फेवर में था मद्रास हाई कोर्ट, एंड द प्रेजर्वेशन का मतलब है संरक्षण ऑफ रूरल लाइवलीहुड, कि भाई जो ग्रामीण लोगों की जो आजीविका है उसको संरक्षित करने के पक्ष में था मद्रास हाई कोर्ट। ओवर मतलब इसकी बजाय मद्रास हाई कोर्ट ने प्राथमिकता दी थी द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ अ न्यू हाईवे, कि भाई ठीक है, ये जो नया हाईवे बनेगा सलेम प्रोजेक्ट, इसके कई आर्थिक फायदे होंगे, लेकिन इन ऑन वर्जिन लैंड, ऑन वर्जिन लैंड का मतलब है कि भाई उस जमीन के ऊपर सलेम प्रोजेक्ट बनेगा जिसका कि पहली बार, वर्जिन का मतलब है कि भाई जिसका पहली बार प्रयोग किया जाएगा रोड को निर्मित करने के लिए ना, कि भाई अभी ये जो जमीन है ये कृषि के लिए काम आती है और पहली बार इसका जो है रोड के लिए प्रयोग किया जाएगा, इसके आर्थिक फायदे होंगे। लेकिन आर्थिक फायदों की बजाय मद्रास हाई कोर्ट ने प्राथमिकता दी थी पर्यावरण संबंधित फायदों को, मद्रास हाई कोर्ट ने प्राथमिकता दी थी एग्रीकल्चर और ग्रामीण लोगों की आजीविका से जुड़े हुए फायदों को। हैज़ बीन सेट असाइड इन द प्रोसेस, अब ये हैज़ बीन किसके लिए आया है, ये हैज़ बीन आया है मद्रास हाई कोर्ट के जजमेंट के लिए, कि भाई जो मद्रास हाई कोर्ट का जो जजमेंट है ना, हैज़ बीन सेट असाइड, उसे एक तरफ रख दिया गया है इन द प्रोसेस, इस प्रक्रिया के दौरान, कि भाई जो मद्रास हाई कोर्ट ने जो भी बातें कही थी उन बातों को एक तरफ रख दिया गया है और अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही सर्वमान्य है। आगे देखते हैं। द हाई कोर्ट हैड शोन ग्रेटर सेंसिटिविटी, कि भाई जो मद्रास हाई कोर्ट है उसने ज़्यादा संवेदनशीलता दिखाई थी टू पॉसिबल लाइवलीहुड एंड इकोलॉजिकल कंसर्न, कि भाई जो भी संभव आजीविका से जुड़े हुए मुद्दे हैं, इसके अलावा हमारा जो आप कह सकते हो कि हमारा जो ये जो पर्यावरण है ना, हमारा जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, इससे जुड़ी हुई जो भी चिंता है, उससे जुड़े हुए जो भी तंत्र हैं, तो पर्यावरण से संबंधित और आजीविका से संबंधित ज़्यादा संवेदनशीलता हमें मद्रास हाई कोर्ट के डिसीजन में देखने को मिली थी। इट हैड फेवर्ड, कि भाई जो मद्रास हाई कोर्ट है उसने इस बात का पक्ष लिया था अर्ली जुडिशियल इंटरवेंशन, इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप, कि भाई मद्रास हाई कोर्ट का कहना था कि कोई भी प्रोजेक्ट जो कि लोगों से डायरेक्टली संबंधित हो, पर्यावरण से जुड़ा हो, उसमें न्यायालय का जल्द से जल्द दखलंदाजी जरूरी होती है। इट हैड फेवर्ड अर्ली जुडिशियल इंटरवेंशन, तो भाई मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था इट हैड फेवर्ड अर्ली जुडिशियल इंटरवेंशन
रिलाई ऑन, ध्यान देना रिलाई के साथ में ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। रिलाई ऑन का मतलब होता है किसी बात पे डिपेंड होना, किसी बात पे निर्भर होना। तो मद्रास हाई कोर्ट ने जो है इस बात के लिए कहा था कि भाई न्यायालय को जो है जल्द से जल्द हस्तक्षेप करना चाहिए, रिलाइंग ऑन जजमेंट्स फ्रॉम द यूएस, कि भाई अमेरिका का एक जजमेंट है, उस जजमेंट पर भरोसा करते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था। अब पहले हम ये देख लेते हैं कि भाई ये जो अमेरिका का जजमेंट है ना, इसमें क्या बात कही गई है। दैट स्पोक आउट, ये जो अमेरिका का जजमेंट है इसमें इस बात को बोला गया था, अगेंस्ट लेटिंग प्रोजेक्ट्स एडवांस टू सच अ स्टेज। अमेरिका का ये जो जजमेंट है इसमें इस बात को बोला गया था, स्पोक आउट मतलब बोलना, अगेंस्ट, इस जजमेंट में बात बोली गई थी किस बात के खिलाफ, लेटिंग प्रोजेक्ट्स का मतलब है प्रोजेक्ट को अलाउ करना, प्रोजेक्ट को परमिशन देना, कि प्रोजेक्ट बढ़ते बढ़ते उस स्टेज पे पहुंच जाए, एडवांस टू सच अ स्टेज, कि कोई भी प्रोजेक्ट ऐसे स्टेज पे न आ जाए, दैट कि देयर इज इरिवर्सिबल कमिटमेंट ऑफ रिसोर्सेस, कि कोई भी प्रोजेक्ट बढ़ते हुए उस स्टेज पे न पहुंच जाए कि जहां पर जाके उस प्रोजेक्ट को परिवर्तित करना नामुमकिन हो जाए या असंभव हो जाए। इरिवर्सिबल का मतलब है कि जिसे आप अब बदल ना सको, एक बार हो गया तो हो गया, अब जिसे आप परिवर्तित ना कर सको। कमिटमेंट का मतलब है प्रतिबद्धता, कि भाई जो ठीक है, अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई ठीक है, सरकार जमीन को अधिग्रहित करना चाहती है तो जमीन को अधिग्रहित कर सकती है, लेकिन जब सरकार सलेम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेगी उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सरकार को एक तरीके से इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस लेना पड़ेगा। लेकिन ये जो अमेरिका का जो फैसला है उस फैसले में ये बात कही गई है कि भाई आप जो है प्रोजेक्ट को शुरुआती स्तर पे ही रोक दो, शुरुआती स्तर में ही क्लियर कर लो मामला, ऐसा ना हो कि प्रोजेक्ट बढ़ते बढ़ते ऐसी स्टेज पे पहुंच जाए जहां से मामला पीछे लौटना मुश्किल हो। तो इस बात का भी ध्यान में रखा जाना जरूरी है कि अब ये तो यही अपने आप में कितनी बड़ी प्रक्रिया है कि भाई बहुत लंबा रास्ता है सलेम से लेके चेन्नई तक का, या चेन्नई से सलेम तक का बहुत लंबा रास्ता है, इसमें सरकार ज़मीन लेगी लोगों की, है ना। तो ये कितनी बड़ी प्रक्रिया है, अब ये प्रक्रिया पूरी हो गई फिर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेने जाओगे। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई यूएस के फैसले में ये बात कही गई थी कि कोई भी प्रोजेक्ट को उस हद तक अलाउ नहीं करना चाहिए कि वो ऐसी स्टेज पे पहुंच जाए जहां से उसका पीछे लौटना मुश्किल हो जाए। तो इसी बात को ध्यान में रखा था किसने, मद्रास हाई कोर्ट ने, और मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि भाई इसीलिए अदालत की दखलंदाजी बहुत जरूरी है। आगे देखते हैं। द 3 जज बेंच हैज नाउ रूल्ड दैट, अब जो सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ जो है उसने ये फैसला दिया है, रूल का मतलब फैसला देना, दैट द हाई कोर्ट वाज रॉन्ग। भाई सुप्रीम कोर्ट की बेंच का कहना है कि जो मद्रास हाई कोर्ट था वो गलत था इस बात को बरकरार रखने में, होल्डिंग का मतलब है बरकरार रखने में, दैट क्लियरेंसेस अंडर एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट लॉस वर रिक्वायर्ड इवन बिफोर द इनिशियल लैंड एक्विजिशन नोटिस। कि भाई मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा था, मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि भाई क्लियरेंसेस, कि भाई पर्यावरण से जुड़े हुए जो भी इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस सर्टिफिकेट हैं वो प्राप्त करना जरूरी है जमीन अधिग्रहण करने से पहले। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने यह बात कही है कि मद्रास हाई कोर्ट यह कहने में गलत था, क्या कहने में गलत था मद्रास हाई कोर्ट, कि जमीन को अधिग्रहित करने से पहले ही इन्वायरमेंटल क्लियरेंस प्राप्त किया जाए, ऐसा मद्रास कोर्ट का कहना गलत था। यह बात अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कही है, दैट क्लियरेंसेस अंडर एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट लॉस, कि भाई जो भी हमारे फॉरेस्ट से जुड़े हुए जो भी कानून है या फिर इन्वायरमेंट से जुड़े हुए जो भी कानून है वर रिक्वायर्ड, है ना, इवन बिफोर का मतलब है के पहले, इनिशियल का मतलब है प्रारंभिक, लैंड एक्विजिशन नोटिस, कि भाई प्रारंभिक जमीन अधिग्रहण करने के नोटिस से पहले इन्वायरमेंटल क्लियरेंस प्राप्त करना जरूरी है। यह बात हाई कोर्ट ने कही थी, लेकिन ऐसा हाई कोर्ट का कहना गलत था। यह बात अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कही है। इट गोज ऑन, सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है वह आगे कहती है, गोज ऑन का मतलब है कहते हुए आगे बढ़ना किसी बात को, ना, गोज ऑन का मतलब है ऐसा और आगे कहती है सुप्रीम कोर्ट की बेंच। टू अपहोल्ड का मतलब है बरकरार रखना द सेंटर्स पावर, कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की पावर को बरकरार रखा है। क्या है केंद्र सरकार की पावर, टू नोटिफाई एनी स्ट्रेच ऑफ लैंड, कि भाई केंद्र सरकार जो है नोटिफिकेशन जारी कर सकती है एनी स्ट्रेच ऑफ लैंड का मतलब है जमीन का फैलाव, कि भाई केंद्र सरकार के पास ये पावर है कि सार्वजनिक हित से जुड़े हुए किसी भी काम की शुरुआत करने के लिए सरकार जो है जमीन को अधिग्रहित करने का नोटिफिकेशन जारी कर सकती है, इंक्लूडिंग
ग्रीन फील्ड लैंड, ग्रीन फील्ड लैंड का मतलब है कि चाहे वो जमीन भाई ग्रीन फील्ड क्यों ना हो, यहाँ पे ग्रीन फील्ड का मतलब है चाहे वो जमीन कृषि से संबंधित क्यों ना हो, चाहे वो जमीन उपजाऊ क्यों ना हो, केंद्र सरकार के पास ये पावर है कि सार्वजनिक हित से जुड़े हुए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने के लिए सरकार नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। ये वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और उस पावर को, जो केंद्र सरकार की पावर है, उसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। एंड नॉट मेयरली अ प्री एग्जिस्टिंग रोड एज अ नेशनल हाईवे। एंड नॉट मेयरली का मतलब है मात्र, अ प्री एग्जिस्टिंग रोड, कि भाई ऐसा नहीं कह सकते आप कि पहले से जहां पे रोड मौजूद है वहीं पे केंद्र सरकार नेशनल हाईवे बनाएगी। नहीं, केंद्र सरकार के पास पावर है कि केंद्र सरकार को जहां लगता है वहां केंद्र सरकार नोटिफिकेशन जो है जारी कर सकती है जमीन को अधिग्रहित करने के लिए, चाहे वो जमीन उपजाऊ ही क्यों ना हो, चाहे वो जमीन ग्रीनफील्ड ही क्यों ना हो। एज पार्ट ऑफ अ ग्रोइंग बॉडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, जूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है आपका न्याय शास्त्र। ग्रोइंग बॉडी का मतलब है कोई भी एक ऐसी बॉडी, कोई भी एक ऐसी इकाई जो कि बढ़ती हुई है ना, ग्रोइंग बॉडी का मतलब बढ़ती हुई इकाई। एज पार्ट ऑफ ए ग्रोइंग बॉडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है ऐसा विकास जिसके माध्यम से पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे। तो एज पार्ट ऑफ अ ग्रोइंग बॉडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, तो एडिटोरियल कहना चाहता है कि भाई हमारा जो एक तरीके से जो न्याय तंत्र है वो लगभग बढ़ता हुआ है। क्या है कि एक बार जो आपने फैसला दे दिया न्याय तंत्र ने, तो उस फैसले को ध्यान में रख के न्याय तंत्र आगे बढ़ता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित कुछ फैसले दिए गए थे, उन फैसलों पर अगर हम नजर डालें, जैसे द टॉप कोर्ट हैड लेड डाउन, ले डाउन का मतलब होता है निर्धारित करना, प्रेस्क्राइब करना, कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को निर्धारित किया था इन कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलपमेंट बोर्ड, कि भाई एक मामला आया था सुप्रीम कोर्ट के पास, है ना, 2006 से संबंधित है ये मामला, कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलपमेंट बोर्ड। इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट ने 2006 का ये जो मामला था, इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात रखी थी, क्या बात रखी थी, अ जनरल प्रिंसिपल, सुप्रीम कोर्ट ने एक सामान्य सिद्धांत रखा था इस फैसले में, दैट इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में बिफोर एक्वायरिंग लैंड फॉर डेवलपमेंट, कि भाई किसी भी विकास के काम को करने के लिए अगर सरकार जमीन को प्राप्त करना चाहती है तो उसके पहले सरकार को क्या करना होगा, द पॉसिबल एडवर्स एनवायरमेंट इम्पैक्ट शुड बी प्रॉपरली कंप्रीहेंडेड। तो भाई इस जो कर्नाटक से संबंधित फैसला है, उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रखा था कि किसी भी जमीन को अधिग्रहित करने से पहले ये जरूरी है, द पॉसिबल एडवर्स, एडवर्स का मतलब है प्रतिकूल, एनवायरमेंटल इंपैक्ट का मतलब है प्रभाव, शुड बी होना चाहिए क्या, प्रॉपरली कंप्रीहेंड, प्रॉपरली कंप्रीहेंड का मतलब है पूरी तरीके से समझना। भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये जो कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलपमेंट बोर्ड से संबंधित मामला था, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इन बातों को रखा था। क्या बातों को रखा था सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई कोई भी आप डेवलपमेंट का काम करना चाहते हो, उसके लिए आप जमीन को लेना प्राप्त करना चाहते हो, तो उसके पहले जरूरी है कि आप पर्यावरण के प्रति क्या, मतलब पर्यावरण पे इसके क्या प्रतिकूल परिणाम पड़ सकते हैं इस डेवलपमेंट के, उनको आप जो है बहुत ही ठीक तरीके से समझो, उनको प्रॉपरली कंप्रीहेंड करो, एंड द एक्विजिशन डन इन अ वे। और सुप्रीम कोर्ट ने इस कर्नाटक फैसले में यह भी कहा था कि भाई ये जो अधिग्रहण किया जाता है, एक्विजिशन मतलब अधिग्रहण करना, जमीन को प्राप्त करना, यह इस तरीके से होना चाहिए, है ना, कि भाई जो एक्विजिशन है वह इस तरह से किया जाना चाहिए, डन इन अ वे दैट डिडंट इम्पेयर इट, जो कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचा, है ना, इम्पेयर का मतलब है बाधा पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, कि बिगाड़ देना, कि भाई इस तरह से होना चाहिए कोई भी डेवलपमेंट, या फिर जमीन को जो अधिग्रहित किया जाना है वो इस तरीके से जमीन को अधिग्रहित किया जाना चाहिए कि वह पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। अब देखो एडिटोरियल ने इस पूरे की पूरे एग्जाम्पल को क्यों दिया। भाई एडिटोरियल ये कहना चाहता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट से संबंधित जो फैसला दिया था ना, उसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट को वर्तमान में ध्यान में रखना था, कि अभी हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि भाई कर्नाटक फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई इन्वायरमेंट से संबंधित जो प्रतिकूल प्रभाव हैं उनको पूरी तरीके से जांचा जाना चाहिए किसी भी डेवलपमेंट को करने से पहले, जमीन को इस तरह से अधिग्रहित किया जाना चाहिए कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे। आगे देखते हैं, इन अ डिपार्चर, देखो डिपार्चर का मतलब है डेविएट हो जाना,
कि भाई आपका जो मार्ग है ना उससे थोड़ा सा विचलित हो जाना फ्रॉम दिस डिक्टम। डिक्टम का मतलब है यहाँ पे कि ये जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक इंडस्ट्री से संबंधित जो फैसला है, डिक्टम का मतलब है सुप्रीम कोर्ट ने ये जो बात कही थी ना कर्नाटक फैसले के दौरान, अब सुप्रीम कोर्ट उस बात से थोड़ा सा डेविएट हो गया है, उस बात से थोड़ा सा विचलित हो गया है। इट नाउ सेज, अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, द स्टेचुटरी फ्रेमवर्क गवर्निंग हाईवेज। स्टेचुटरी फ्रेमवर्क का मतलब है जो कानूनी ढांचा है ना, कि भाई जो भी कानूनी प्रक्रिया है जो कि शासित करती है। गवर्निंग का मतलब है शासित करना, किसी चीज को कंट्रोल करना, यानी कि हाईवे को जो कंट्रोल करने वाली कानूनी, आप कह सकते हो कि हाईवे को, कि भाई जिस बॉडी, जो बॉडी हाईवेज को देखती है, यानी कि जिस बॉडी के अंतर्गत हाईवे का ये जो कामकाज चलता है ना, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया स्टेचुटरी फॉर गवर्निंग द हाईवेज एंड द प्रोसेस लेड डाउन फॉर एक्वायरिंग लैंड फॉर हाईवे प्रोजेक्ट्स डिडंट प्रोवाइड फॉर अ प्रायर क्लियरेंस रिक्वायरमेंट। अब देखो, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, देखो पहले जब कर्नाटक से संबंधित फैसला दिया था तब तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई आप कोई भी डेवलपमेंट करते हो तो पर्यावरण के प्रति उसके क्या प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं उनको ध्यान में रखा जाना चाहिए। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है ना, तो उसमें क्या कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ने, अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, इट नाउ सेज द स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क गवर्निंग द हाईवेज, कि हाईवे जिस बॉडी के कंट्रोल में है एंड द प्रोसेस लेट डाउन फॉर एक्वायरिंग लैंड, और अब जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया रखी है, लेट डाउन का मतलब है निर्धारित करना, फॉर एक्वायरिंग लैंड जमीन को प्राप्त करने के लिए, फॉर हाईवे प्रोजेक्ट्स, हाईवे प्रोजेक्ट जो भी हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं, इन हाईवे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए, जमीन प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित की है, उस प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का प्रावधान नहीं किया है। अब सुप्रीम कोर्ट ये बात को प्रोवाइड नहीं कराती कि आपको पहले परमिशन लेना जरूरी है। प्रायर का मतलब है पूर्व, क्लियरेंस रिक्वायरमेंट, कि भाई पहले आपको परमिशन लेना जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अब अपने फैसले में ये बात कही है। द कोर्ट्स लाइन ऑफ रीजनिंग, कि भाई ये जो कोर्ट ने जो तर्क दिया है ना, रीजनिंग का मतलब है कोर्ट ने जो तर्क दिया है ना, कि कोर्ट ने अपनी बात जो रखी है, द कोर्ट्स लाइन ऑफ रीजनिंग बेस्ड, तो कोर्ट की बात जो है आधारित है मोस्टली ऑन, किस बात पे, ज्यादातर कोर्ट की बात जो है आधारित है किस बात पे, डेवलपमेंट सेंट्रिक स्टेचूस। स्टेचूस का मतलब होता है कानून, कि भाई विकास केंद्रित जो कानून है उन कानूनों पे ही आधारित है सुप्रीम कोर्ट की रीजनिंग। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट की रीजनिंग है इज समथिंग ऑफ अ डिसअपॉइंटमेंट, ये थोड़ी सी निराश करने वाली है। व्हेन इट कुड हैव टेकन इवन एट इट दिस स्टेज अ होलिस्टिक व्यू, कि भाई जब हम ले सकते थे, इट कुड हैव, भाई सुप्रीम कोर्ट इस बात को ले सकती थी, इट कुड हैव टेकन का मतलब ऐसा कर सकती थी, क्या ले सकती थी, इवन इट एट दिस स्टेज, कि इस स्टेज पर भी, कि ठीक है अभी सलेम प्रोजेक्ट चालू भी नहीं हुआ है, लेकिन इस स्टेज पे ही सुप्रीम कोर्ट इस बात को ले सकती थी, क्या ले सकती थी, अ होलिस्टिक व्यू। होलिस्टिक का मतलब होता है समग्र, कि भाई सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को समग्रता पूर्वक देख सकती थी, ऑफ द नीड, इस जरूरत को सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट तरीके से देख सकती थी, फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है ऐसा विकास जिससे पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो भी तर्क दिए हैं, ज्यादातर तर्क जो हैं वो डेवलपमेंट सेंट्रिक कानून से जुड़े हुए हैं ना, यानी कि विकास से जुड़े हुए कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने फोकस किया है। तो यही एडिटोरियल कहना चाहता है कि भाई ये काफ़ी निराशा की बात है कि सुप्रीम कोर्ट चाहती तो ऐसा कर सकती थी, क्या कर सकती थी, कि इस स्टेज पे ही सुप्रीम कोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए समग्र तरीके से इस मुद्दे को देख सकती थी। आगे देखते हैं कि ट्रू, कि यह बात सत्य, यह बात बिल्कुल ठीक है, यह बात सच है। इट हैज लेफ्ट ओपन, कि सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया है, किस चीज को छोड़ दिया है, द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को छोड़ दिया है, वेदर द क्लियरेंसेस ऑब्टेन्ड आफ्टर द लैंड्स वर नोटिफाइड फॉर एक्विजिशन आर वैलिड, कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रश्न को छोड़ दिया है कि भाई जो भी क्लियरेंसेस, एनवायरनमेंट से संबंधित जो भी क्लियरेंसेस प्राप्त किए जाते हैं ऑब्टेन्ड आफ्टर द लैंड्स वर नोटिफाइड फॉर एक्विजिशन आर वैलिड, कि भाई जमीन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया सरकार के द्वारा अधिग्रहित करने के लिए, कि भाई सरकार ने जमीन अधिग्रहित करने के लिए नोटिस जारी कर दिया। इसके बाद में जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस लिए गए, क्या वे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस जो है वो वैलिड हैं, वो वैध हैं,
इसके इसके लिए मामला सुप्रीम कोर्ट ने ओपन छोड़ा हुआ है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब तक इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिल जाता तब तक प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं होगा। एंड द प्रिंसिपल दैट कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाईवेज कैन नॉट बिगिन, और इस सिद्धांत को भी सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है दैट कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाईवेज, कि हाईवेज का जो निर्माण है कैन नॉट बिगिन, वह शुरू नहीं हो सकता विदाउट सच क्लियरेंसेस ऑल्सो स्टेज, कि जब तक इस तरह के क्लियरेंस नहीं मिल जाते, पर्यावरण से संबंधित क्लियरेंस नहीं मिल जाते, तब तक हाईवे का कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं होगा। इस बात को भी स्टे सुप्रीम कोर्ट ने किया, इस बात को भी सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। अब ध्यान से देखना, बट इट इज नॉट इनकंसीवेबल। अब देखो यहां पे आ गया नोट और यहां पे कंसीवेबल के आगे लग गया इन, तो एक तरीके से दो बार नो आ गया वाक्य में। एक यहां पे नोट लिखा हुआ है, यहां पे कंसीवेबल के आगे आपने इनकंसीवेबल लगा दिया, तो जब दो बार नेगेटिव बना देते हो ना आप किसी वाक्य को, तो वो क्या है, पॉजिटिव बन जाता है। ये क्या एडिटोरियल के बोलने का तरीका है, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज ना हो, इसको समझें एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है। बट इट इज नॉट इनकंसीवेबल, यह बात समझ के बाहर नहीं है। कुल मिला के इस बात को आप आसानी से समझ सकते हो। कंसीवेबल का मतलब होता है कोई ऐसी बात जिसके बारे में आप धारणा बना सको, कोई ऐसी बात जिसे आप समझ सको। तो डिटेल कहना चाह रहा है कि यह बात समझ के बाहर नहीं है, यानी कि इस बात को आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो। दैट कि क्या, द कोर्ट्स पोजीशन मे हैव रेंडर्ड, देखो ध्यान देना, मे का मतलब हुआ शायद। अब ये जो हैव रेंडर्ड है ना, ये क्या है, एक तरीके से परफेक्ट इन्फिनिटिव है। हैव और हैव के साथ में आ गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ, हैव और हैज या हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म जब भी आती है, इसका मतलब है एक्शन कंप्लीट हो गया आपका, है ना। हैव रेंडर्ड कि मतलब ऐसा हो गया। रेंडर का मतलब होता है बना देना, रेंडर का मतलब होता है बना देना। तो देखो अब इसको ध्यान से समझना कि मे हैव और रेंडर, इसका मतलब हुआ कि शायद बना दिया है, कि भाई एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि यह बात समझ के बाहर नहीं है कि कोर्ट ने जो फैसला दिया है, कोर्ट ने जो अपनी स्थिति स्पष्ट की है इस मामले को लेकर, तो कोर्ट ने शायद बना दिया है क्या, कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट को अ फेट अकम्पली बना दिया है। कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट को कुछ ऐसी बात बना दिया है जो कि हो चुकी है और अब जिसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। मैंने आपको बताया था फेट अकम्पली ना, थोड़ा सा नया शब्द है ये, इसे वैसे तो थोड़ा सा नया शब्द है ये। इसका मतलब है कोई ऐसी बात, है ना, कोई ऐसी बात जो कि घटित हो चुकी है, या कोई ऐसा काम जो कि हो चुका है और अब उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता, उसे अब चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि कोर्ट ने इस पूरे मैटर पे जो स्थिति रखी है, कोर्ट ने अपना जो फैसला दिया है, तो कोर्ट ने शायद इस प्रोजेक्ट को फेट अकम्पली बना दिया है। कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट को ऐसा प्रोजेक्ट बना दिया है जिसे शायद अब परिवर्तित करना संभव नहीं है।